हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों यह सेट है और इसमें पोस्ट 1275 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो यह इसी के लिए स्पेशल सेट है 1275 पोस्ट के लिए। तो और इसमें जो भी दोस्तों क्वेश्चन है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है और इसमें जो भी क्वेश्चन इनके द्वारा तैयार किया गया है यह सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट 21 देखने वाले हैं दोस्तों। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों यह रहा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट नंबर 21 है। आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आते हैं और लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 में 6 राज्यों द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये बात सही है। और उपयुक्त में कौन सा विकल्प द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? तो उस राज्य का नाम बताना है जो कि द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ये सभी दोस्तों द्विसदनीय शासन व्यवस्था वाला राज्य है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समितियां के अध्यक्ष थे। तो असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के गठित जो है उप समितियां के अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ए बी ठक्कर है। ए बी ठक्कर उप समितियों का अध्यक्ष जो थे ए बी ठक्कर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है जो कि द्विसदन दोस्तों अर्थात 2 सदन और द्विसदनीय व्यवस्था जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यहाँ पर दोस्तों लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है और मिनिकॉय। किस वर्ष लक्षद्वीप और मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया था? तो सन बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा 1973 में यह जो है दोस्तों नाम रख दिया गया था लक्षद्वीप। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है दोस्तों। आइए देख लेते हैं सभी को बारी बारी से जो कि भारत के नागरिक नहीं माना जाता है। सॉरी दोस्तों, यह जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इनमें से सभी है जो कि नहीं माना जाएगा। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से। ए में है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक ग्रहण कर लेता है तो वह दोस्तों भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। बी में है केंद्र सरकार द्वारा यह बर्खास्त जो किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा तो वह भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। सी में है स्वैच्छिक त्याग अगर दोस्तों स्वैच्छिक दोस्तों त्याग द्वारा अगर जो व्यक्ति कर देता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो कि 1 और 2 सही है। तो अर्थात दोस्तों दोनों सही है। दोनों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 के प्रदत्त अधिकारों के संदर्भ में तो पहला भी रोमन में है 1 में है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकार केवल राज्य अर्थात सरकार के खिलाफ है। अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों प्रदत्त अधिकार केवल राज्य के सरकारों के खिलाफ होता है। दूसरा है कथन ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनियों को शेयर धारकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 ये दोस्तों नागरिक और कंपनियों को शेयर धारकों को प्राप्त है। तो दोनों सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है, केवल एक को देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक 12 निकाय है, सही है। मंत्रिपरिषद जो है ना 12 निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है, अर्थात दोस्तों छोटा निकाय है। मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है। तो पहला ही सही है, केवल एक ही सही है, और दूसरा दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए इसे देखते हैं और बारी बारी से विचार करते हुए इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर डी, न तो एक और न ही दो ही सही है, तो इसको नहीं देखेंगे। आते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर मिलान करना है, तो प्रावधान है, यहाँ पर अनुच्छेद है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों ए में है विधानसभाओं का गठन, विधानसभाओं का गठन दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 170 से संबंधित है। और बी में है राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, तो यह दोस्तों यह 176 से संबंधित है, अनुच्छेद 176। और सी में है विधान परिषद का गठन, तो दोस्तों यह जो है 171 से संबंधित है, अनुच्छेद 171। और उसके बाद राज्य विधायिका सत्र, राज्य विधायिका सत्र दोस्तों यह जो है 174 से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित की है। तो दोस्तों यहाँ पर 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय सम्मिलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 18 विषय है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से सटे राज्य है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। एक बार और दोस्तों याद कर लीजिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, यह बांग्लादेश से लगे हुए हैं भारत के राज्य। अगला प्रश्न है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, उस पर्वत श्रेणी का नाम बताना है। इसका आंसर बी, बृहत हिमालय और पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो कि यह जो है दोस्तों कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत को ही चुनना है। इसका आंसर बी, जो कि गलत है और गलत को ही चुना था। तो दोस्तों आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। ए में है गरजात की पहाड़ियाँ, जो कि यह उड़ीसा में है, गरजात की पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में है। और सी में है नल्ला मल्लई की पहाड़ी, जो कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और डी में है दोस्तों सेवराई की पहाड़ी, जो कि यह तमिलनाडु में अवस्थित है। गलत को चुना था, इसका आंसर बी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि यह जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाला जो कि यह नदियाँ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आम्र वर्षा संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम का टॉप कना, आम का टॉप कना जो कि यह आम्र वर्षा से संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा है, उसी को दोस्तों आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो उत्तर में मिस्टेक हो गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाला वर्षा है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र। दोस्तों शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में दोस्तों मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला है उसमें कटिबंधीय वन, उसमें कटिबंधीय वन दोस्तों यह जो है साइलेंट वैली, यह साइलेंट वैली से संबंधित है। उसके बाद शंकु वृक्ष वन दोस्तों यह जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है।
जो कि यहीं पर दोस्तों पाया जाता है शंकु वृक्ष वन। और सी में कक्ष वनस्पति, तो दोस्तों यह जो है यह सुंदरवन, यहाँ पर सुंदरवन देखने को मिलते हैं। और पतझड़ वन दोस्तों यह जो है यह राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिलते हैं पतझड़ वन। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिए इस वीडियो को। किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है, 6 बजा है दोस्तों प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजा है दोस्तों प्रातः, प्रातः 3 बजा है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगा? तो देशांतर रेखा बताना है, इसका आंसर बी 45 डिग्री पूर्व होगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर, जो कि यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई पर, वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों वो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि यह जो है दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका। इसका आंसर 1 हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है सहगौरा दोस्तों, सहगौरा जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। और जो हड़प्पा स्थल है उसको देख लेते हैं, चौहंद्रो, कोट दीजी और देसलपुर, ये सभी हड़प्पा स्थल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है त्राई एक शब्द है दोस्तों, तो किसके लिए प्रयुक्त है? इसका आंसर है 3 वेदों का है। त्राई एक नाम है जो 3 वेदों का है, याद रखिएगा। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजन की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, इसका आंसर सी कश्मीर में दोस्तों, जो कि कुंडलवन कश्मीर में आयोजन किया गया था बौद्ध सभा के, जो कि कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। दोस्तों खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख यह जो है राजा नंद का उल्लेख करने वाला यह अभिलेखीय प्रमाण है। अगला प्रश्न दोस्तों मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी, यह मार्ग निर्माण करने वाला यह जो है अधिकारी है एग्रोनोमाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नामों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है, अर्थात दोस्तों प्राप्त करना है। इसका आंसर दोस्तों यह बी हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। तो आइए इसे दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर महमूद गजनी और महमूद गोरी और उसके बाद दोस्तों चंगेज खा और तैमूर दोस्तों यह जो है कालक्रम में सजाना था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, कालक्रम क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 1-2 देखने को मिलते हैं, तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉलबन के संदर्भ में सही नहीं है, गलत है? तो इसका आंसर बी, जो कि यह जो है बॉलबन के संदर्भ में गलत है। तो बॉलबन के संदर्भ में सही को देख लेते हैं, और एग्जाम में दोस्तों सही पूछते हैं। तो उसने नियामक के खुदाई, बॉलबन दोस्तों नियामक के खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा। और सी में है बॉलबन उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था। दोस्तों बॉलबन ने तुर्कान चहलगानी का जो प्रभाव था वह समाप्त कर दिया था। और डी में है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। बॉलबन दोस्तों बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, इसका आंसर बी, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न पर आते हैं दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा के मुक्त मिली व उन्हें राजा से? तो दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न पर आते हैं तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक ने यह जो है मैसूराज के प्रशासन को ले लिया था। यही है लॉर्ड विलियम बेटिक। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। सूची 1 है और सूची 2 है, तो इसे मिलान करना है। तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आइए इसे मिलान करते हैं। बख्त खां दोस्तों यह जो है दिल्ली, ये बख्त खां जो कहाँ का था, दिल्ली के था। और उसके बाद मौलवी अहमदुल्लाह दोस्तों यह जो है अवध से संबंधित है, मौलवी अहमदुल्लाह। उसके बाद सी कुंवर सिंह, तो आप लोग भी जानते होंगे कुंवर सिंह के बारे में, तो ये जो है आरा से संबंधित है। और उसके बाद डी में है दोस्तों नाना साहेब, दोस्तों यह जो है कानपुर से संबंधित है, कानपुर के नेता ही समझिए नाना साहेब। अगला प्रश्न पर आते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार है। क्वेश्चन फिर से, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार बताना है। इसका आंसर एक हो जाएगा डॉक्टर R.C. मजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची है और सूची को मिलान करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। आइए इसे देख लेते हैं और मिलान कर देते हैं। तो अहोम दोस्तों यहाँ पर सन है और मिलान करना है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था। तो यह जो है अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों कोल विद्रोह है, तो दोस्तों यह जो है यह 1831 और 32 के बीच में देखने को मिला था। 31 से 32 कोल विद्रोह। और संथाल विद्रोह दोस्तों यह जो है यह 1855 से 56 के बीच में यह हुआ था, संथाल विद्रोह। और उसके बाद मोपला विद्रोह दोस्तों यह जो है मोपला विद्रोह यह दोस्तों 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किनके द्वारा किया गया था? इसका आंसर डी, या मदन मोहन मालवीय द्वारा, जो कि यह जो है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। आइए इसे देख लेते हैं ऑप्शन एक को। तो दैनिक आज दोस्तों यहाँ पर समाचार पत्र है और संस्थापक है। तो दैनिक आज के संस्थापक तो दोस्तों यह जो है शिव प्रसाद गुप्त है दैनिक आज के, जो कि संस्थापक। और द लीडर तो आप लोग भी जानते होंगे मदन मोहन मालवीय, यह मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया था समाचार पत्र। सी में है द नेशन हेराल्ड, दोस्तों यह जो है जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद द पायनियर, यह जो है जॉन एलेन। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य 12 डकैती का स्थान था। तो दोस्तों यह जो है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण दोस्तों साहसिक कार्य 12 जो है डकैती का स्थान था। तो कहाँ था 12 डकैती का स्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पूर्वी बंगाल में दोस्तों था। यह 12 डकैती का जो स्थान था पूर्वी बंगाल में था। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रपाती प्रभाव क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह जो है वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का कारारोपित होना। दोस्तों यह जो है प्रपाती प्रभाव वस्तु का उत्पादन के लिए जरूरी आगत का कारारोपित होना और उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना, यही जो है प्रपाती प्रभाव संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह एक अधिकार का विशेषता है आपूर्ति वक्र की अनुपस्थिति, जो विशेषता है एक अधिकार का विशेषता है। अगला प्रश्न है, एक अधिकारी मांग वक्र के किस भाग में कभी भी
उत्पादन नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों। ये जो इकोनॉमी से क्वेश्चन है बेलोचदार, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं सभी को बारी बारी से। तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, और बी में है कृषि का पुनरुद्धार, और सी में है शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की, यह जो है सामाजिक सेवाओं की दोस्तों आधिकारिक या उपलब्धता, यह जो है सभी समावेशी समृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। तो दोस्तों पहला कथन है मौद्रिक नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, जो कि पहला कथन सही है। दूसरा कथन भारत में समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण, नियामक और निरीक्षण के कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य बताना है। दोस्तों वित्त आयोग का मुख्य कार्य बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना यह वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन से देश के हैं। तो हुसैन बोल्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा, यह जमैका के रहने वाले हैं हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न पे आते हैं। यह जो है श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह टेबल टेनिस से संबंधित है। श्वेतलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं पेले का संबंध बताना है किस खेल से। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन आता है ये। इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह जो है हॉकी से संबंधित है, पेले का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज खिताब किसने जीता था। जो कि यह 75 क्रम के है एमी अवार्ड, जो कि यह ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यह जो है सक्सेशन द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है भारत के लिथियम की खोज खनन के लिए किस देश के साथ करार किया गया है। भारत ने किस देश के साथ किया है करार। इसका आंसर डी अर्जेंटीना के साथ करार किया है भारत, जो कि यह जो है लिथियम की खोज और खनन के लिए यह जो है अर्जेंटीना के साथ करार किया है भारत ने। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीता का। दोस्तों चीता को सेवा मुक्त कर दिया गया है, और भारतीय नौसेना में यह जो जहाज था चीता, इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा बताना है कितना सेंटीमीटर होता है बिहार में। इसका आंसर 112 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाढ़ अधिक देखने को मिलते हैं इस नदी में। इसका आंसर 1 हो जाएगा कोसी नदी में, और यहाँ पर बाढ़ देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से विचार करना है। तो यहाँ पर युग्म दिया है, यहाँ पर युग्म 2 दिया हुआ है। तो आइए इसे विचार करते हैं। इसका आंसर डी 1, 2 और 3 सही है। तो आइए सभी को देख लेते हैं। ऊष्मागतित के ताप का मात्रा जो कि यह दोस्तों केल्विन है, और बी में है पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो कि मोल है। सी में है सॉरी दोस्तों 3 नंबर कथन है ज्योति तीव्रता का मात्रक जो कि कैंडेला है। सभी सही है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये क्रिकेटर मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों का तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है। सही है, खींचना चाहिए ताकि शून्य तक घटाया जा सके, उसका जो वेग है दोस्तों शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया निरूपित करता है तो किस पर आधारित है। इसका आंसर बी न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर रखी जाए तब ही दोस्तों न्यूनतम होगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने बाँह फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों यही है, इसका आंसर सी, कोणीय वेग संवेग संरक्षण का नियम। यह जो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, जो कि घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठे दोस्तों कोई व्यक्ति अपने बाँह फैलाता है तो उसका घूर्णन गति घट जाता है। तो यही कारण है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पालन करता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। स्टेनलेस इस्पात की कराहती में प्रायः कॉपर अर्थात दोस्तों तांबा, इसी को कहा जाता है कॉपर को, तौली लगाई जाती है। तो इसका कारण हो सकता है, स्टेनलेस इस्पात के कड़ाही में प्रायः कॉपर की तौली लगाई जाती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह जो है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तांबा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। सूक्ष्म तरंग ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है कि यह पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंग का अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों का यह जो है सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो कितना डेसिबल, जो कि वृक्ष का जो पत्ता होता है ना, उसका जो सरसराहट आवाज़ होता है, कितना डेसिबल प्रदर्शित करता है? इसका आंसर बी दोस्तों, मात्र 20 डेसिबल। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी ऊर्ध्व शीर्ष तथा अवर्धित है तब वस्तु कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो है वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव पोल पर अवस्थित है, दर्पण के ध्रुव पोल पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? जो कि किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कण को द्रव से अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? उस विधि को नाम बताना है। इसके आंसर सी, अपकेंद्रीकरण। दोस्तों यह अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। श्वसन दोस्तों, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आते हैं दोस्तों प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत को चुनना है। तो इसका आंसर डी, जो कि गलत है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में सही को देख लेते हैं। एक ही समूह सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जो कि सही है। बी में है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोर्स इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आवर्त में दाईं ओर से जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ए बी सी सही है, गलत है डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक में मैग्नीन या कॉन्स्टेंशन का उपयोग होता है। इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपवर्तित बनी रहती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सामान्यतः धाराएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। सामान्यतः धाराएं जो होते हैं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल, जो कि ये जो सूत्र है
ये चेन O3 के साथ क्रिया करता है तो ऐसा नहीं होता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वांटज क्रिस्टल होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, यह जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। जो घड़ी में प्रयोग होता है क्वांटज क्रिस्टल वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। अगला प्रश्न सूची 1 सूची 2 है, आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए इसे मिलान करते हैं। यह जो है एस्केरिस दोस्तों, एस्केरिस दोस्तों यह जो है यह जो है सूत्रकृमि संघ निम्नटोडा के अंतर्गत आता है। सूत्रकृमि संघ इसी को दोस्तों निम्नटोडा कहते हैं एस्केरिस। और बी में है मलेरिया परजीवी दोस्तों, यह जो है मलेरिया परजीवी, यह जो है आदि जंतु प्रोटोजोआ इसे कहते हैं। और मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, इसी को आदि जंतु के नाम से जानते हैं। सी में है घरेलू मक्खी दोस्तों, यह जो है घरेलू मक्खी, यह जो है संधिपाद संघ अर्थात दोस्तों ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है घरेलू मक्खी। और दोस्तों गाय दोस्तों, यह जो है गाय एक स्तनी है और यह जो है मैमेलिया के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट संघटन एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है नेरिस दोस्तों। नेरिस जो है ना, नेरिस इसकी शारीरिक बनावट अर्थात दोस्तों संघटन एक द्विपार्श्विक होता है, द्विपार्श्विक समरूपता होता है नेरिस का। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है? प्राणियों में इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह जो है एडिपोसाइड। एडिपोसाइड जो कि यह जो है प्राणियों में जो कि यह ऊतक दोस्तों वसा को संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है जो है गोल्जी उपकरण का उत्तरदायी है। गोल्जी उपकरण जो कि यह लाइसोसोम के बनने के लिए यह उत्तरदायी होता है गोल्जी उपकरण। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन होगा लाल रक्त कोशिकाओं में यह जो है इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होती है लाल रक्त कोशिकाओं में। इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जिसकी अधिकता से एक्रोमीगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो यहाँ पर किसकी अधिकता से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के दोस्तों अधिक से दोस्तों एक्रोमीगली जो नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए, आप लोग नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और दोस्तों एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर अगले सेट लेकर, और इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम से।